नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं प्रीति। बिहार के सियासी समर में आज दूसरे दौर के नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कल सूबे के कई राजनीतिक चेहरों और चुनाव अधिकारियों से बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। बिहार के तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चुनाव प्रचार में जातिवादी बयान पर सख्त कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। राघोपुर में लालू प्रसाद यादव के कथित जातिवादी बयान की हो सकती है जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा पूरा, सियासी दलों की सुविधा पर जोर, जनता की शिकायतों के लिए समाधान की शुरुआत। दूसरे दौर के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। 1 अक्टूबर तक नाम वापसी की आखिरी तारीख। 16 अक्टूबर को 32 सीटों पर मतदान। सियासी समर में कांग्रेस के धुआंधार प्रचार की तैयारियां। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की होंगी रैलियां। 3 अक्टूबर को होगा प्रचार का आगाज। राघोपुर में जातिवादी बयान को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चुनाव आयोग के जांच के घेरे में आ सकते हैं। सोमवार को पटना में चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जातिवादी टिप्पणियों को आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग लालू प्रसाद की तरफ से प्रचार के दौरान दिए गए जातिवादी बयान पर जानकारी जुटाकर उचित कार्रवाई करेगा। रविवार को अपने बेटे तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच सीधी लड़ाई वाला बयान बताया था। पहली बात आपने उठाई है जाति का इस्तेमाल करने वाली वोट के मांगने के संबंध में। हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और हमारे कानून में इसकी स्पष्ट व्यवस्था है। यदि कोई किसी भी प्रकार के एक्ट से कास्ट का उपयोग करेगा वोट डालने में ओपनली, जिसको कि हमारी लीगल तंत्र उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें, वो हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी करेंगे और जो हमारे सब्सटेंटिव लॉ हैं उसके तहत भी हम उसकी कार्रवाई करेंगे। और बिहार चुनाव से पहले 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की। उनकी सभी समस्याओं पर जरूरी कदम उठाने का भरोसा भी दिलाया है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को अफसरों से भी मुलाकात की। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निष्पक्ष चुनाव कराने का विश्वास दिलाया है। बिहार में चुनाव निष्पक्ष हो, ज्यादा से ज्यादा वोटर हिस्सा ले, किसी तरह की कोई आपराधिक वारदात सामने न आए और धन बल पर पूरी तरह से लगाम हो। इन तमाम इंतजामों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम ने बिहार का 2 दिन का दौरा किया। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात भी की। आयोग की माने तो पार्टियों के तमाम सुझावों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने हमसे ये भी अनुरोध किया है कि उनको चुनाव सामग्री इत्यादि ले जाने के लिए अतिरिक्त वाहनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए और जिसके ऊपर आयोग विचार कर रहे हैं और 1 रोज में उसके ऊपर हम उचित निर्देश जारी कर देंगे। आयोग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ अहम मुद्दों पर जोर दिया। कुछ नई सुविधाओं का ऐलान भी किया गया। मसलन राजनीतिक पार्टियों के लिए सुविधा सिस्टम बनाया गया है, जिसमें वो अपनी रैलियों और प्रचार के लिए पहले से गुजारिश कर सकते हैं। जनता के लिए समाधान सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जिसमें शिकायतें की जा सकती हैं। सभी वोटर्स को चुनाव से 5 दिन पहले वोट डालने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें फोटो के साथ वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। हर विधानसभा सीट के लिए 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ साथ चुनाव निष्पक्ष हो, किसी तरह की कोई आपराधिक वारदात न हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे राज्य में 62 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो संवेदनशील हैं, जहां पे धन के दुरुपयोग की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उसके ऊपर हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलेंस टीम की विशेष निगरानी रहेगी। नक्सली प्रभावित इलाकों में भी चुनाव आयोग ने सख्त इंतजामों की बात कही है। उन्होंने राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ साथ चुनाव के लिए तैनात अर्धसैनिक बलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में जेडीयू चुनाव आयोग के रवैये से असंतोष जाहिर कर रही है।
जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी चुनाव प्रचार में राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जिस पर चुनाव आयोग को लगाम लगाने की जरूरत है। बीजेपी ने जेडीयू के आरोपों को हताशा भरा करार दिया है। बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेडीयू ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पार्टी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर सांठगांठ कर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया। जेडीयू ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। जेडीयू का कहना है कि वह चुनाव आयोग के रवैये से असंतुष्ट है। जो प्रोवोकेटिंग स्पीच के लिए जाने जाते हैं, आइदर हिंदूज और द मुस्लिम बोथ, उनके सबके भाषण टेप हों, उनके मोमेंट्स वॉच करें। और कोई भी आदमी, क्योंकि चुनाव आयोग का रवैया अब तक जो है वो हम लोगों के साथ सहयोगात्मक नहीं रहा है। जेडीयू ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया, तो उधर बीजेपी ने जेडीयू के बयान पर आपत्ति जाहिर की। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर संदेह करना जेडीयू की हताशा है। ये तो बौखलाहट है और फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि चुनाव आयोग जैसे संस्था को जो कि ऑटोनोमस है, उस पर इस प्रकार के लांछन लगाना, मुझे लगता है ये ओछी राजनीति है और ऐसी राजनीति से हर किसी को बचना चाहिए। इससे पहले महागठबंधन ने चुनाव कार्यक्रम पूरा होने तक प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था। महागठबंधन ने बीजेपी पर कार्यकर्ताओं को लाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और दूसरे दौर के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। कल नामांकन का काम पूरा हो गया। 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, जबकि इस दौर के लिए 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होना है। इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में मतदान होना है। 1 अक्टूबर को तीसरे दौर के मतदान के लिए भी अधिसूचना जारी होगी, जबकि 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। जबकि पहले दौर के लिए मतदान से पहले ही की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 12 अक्टूबर को पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर मतदान है। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान, जो कि बिहार में जायजा ले रहे हैं जगह जगह जाकर। रविंद्र, चुनाव आयोग ने 2 दिन का दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया, और इस बीच जिस तरह से हमने जैदी साहब का बयान सुना है, बात सुनी है, लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जांच के घेरे में आ सकते हैं। देखिए, जो लालू प्रसाद यादव की रविवार को रैली थी उनके बेटे तेजस्वी के समर्थन में राघोपुर विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कुछ जातिवादी बातें कहने का लालू प्रसाद यादव पर आरोप है, और उन्हीं आरोपों की जांच करने के लिए जो है चुनाव आयोग ने बोला है। इसके साथ साथ अगर जिस तरह से जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी जो है वो भी कुछ सांप्रदायिक बातें कर रही है या सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी जो है चुनाव आयोग जांच करेगा। साथ ही साथ एक बयान जो 1 वोट के बदले 1 नोट जो केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बोला था, वह बात जो है वो भी चुनाव आयोग ने कहा है कि स्कैनर अंडर स्कैनर है और उसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही कल जो चुनाव आयोग ने बड़ी बातें कही, उनमें से यही है कि बिहार पुलिस जो है वो पहली बार ऐसा होगा कि बिहार पुलिस को किसी भी पोलिंग स्टेशन पे नहीं तैनात किया जाएगा, और केवल अर्धसैनिक बल जो है उनको पोलिंग स्टेशन पे तैनात किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य की पुलिस को उसके पोलिंग स्टेशन से दूर रखा जाएगा। हालांकि जो दूसरा इलाका है पोलिंग स्टेशन के बाहर का इलाका है, वहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी बिहार पुलिस पर, लेकिन पोलिंग बूथ जो है उस पर 100% तैनाती जो है वो केंद्रीय अर्धसैनिक। साथ ही इस बार जो है कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए, खासतौर पर नक्सली जो इलाका है जहां पे प्रभाव है, जो गया है, और जो पहले दौर का जहां पे मतदान होने वाला है, उसमें जो है चुनाव आयोग ने इस बार सीआरपीएफ जो है वो नेत्रा नाम का एक ड्रोन है जिसको कि प्रयोग करने जा रही है, जो कि ज्योग्राफिकल भूगोलिक कंडीशन जहां पे थोड़ी सी कठिन होती है, जहां दुर्गम होता है, उस इलाके में जो है उसका प्रयोग किया जाएगा, ताकि
नक्सल जो मूवमेंट है उसको पकड़ में आ सके। और इसमें खास बात यह रहेगी कि किसी भी तरीके से जो उस इलाके के मतदाता हैं जो कि पहले नक्सल के डर से या किसी और कारण की वजह से चुनाव में वोट डालने नहीं आ पाते थे, उनका किसी भी तरह से डर ना रहे और वो भयमुक्त होकर इस बार चुनाव की इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें, पोलिंग में जाके अपना वोट डाल सकें। इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। और पूरी तरीके से कल जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर जो है, एक्साइज एंड टैक्सेशन, उससे भी बात किया है चुनाव आयोग ने। और इनकम टैक्स में जो अधिकारी हैं उनसे भी बात किया है कि जो इलीगल लीकर सीज किया जा रहा है और जो पैसे की सप्लाई कई बार देखी जाती है, करोड़ों रुपए अभी तक पकड़े जा चुके हैं बिहार के चुनाव को लेकर के, उन सबको मीटिंग की गई है और चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं कि किस तरीके से लीकर की सप्लाई की जाए और कैसे जो है पैसे का कितना पैसा लेके जाए और उसका किस तरीके से इंतजाम किया जाए। इन सब बातों पर विशेष ध्यान इस बार चुनाव आयोग तैयारी में चूक ना रहे, इसकी पूरी कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। आज नामांकन पत्रों की जांच होनी है, दूसरे दौर के नामांकन का काम पूरा हुआ है। रवींद्र, पता लग पाया है कितने लोग हैं, कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया? देखिए, करीब 650 लोगों ने अभी तक नामांकन दाखिल किया है, लेकिन अंतिम जो सूची है वो तो नामांकन पत्रों का नाम वापस लेने और उसके बाद स्क्रूटनी जब होती है तभी अंतिम सूची सामने आएगी। पहले दौर का जो मतदान है उसमें 605 जो है स्क्रूटनी करने के बाद उम्मीदवार फिलहाल चुनाव मैदान में है। और ये जो पहले दौर का मतदान है जिसमें हमने बात किया कि जो थोड़ा सा नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां की कोशिशें जो है वो विशेष तौर पर चुनाव आयोग कर रहा है। और इस बार तमाम राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा दिया है और उन क्षेत्रों में जहां पे चुनाव मतदान होने वाला है वहां पे राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता रैलियां को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। कल भी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री, उन्होंने 3 रैलियों को अलग अलग इलाकों में संबोधित किया। लालू प्रसाद यादव आज जो है वो 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। और 2 अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार में होने वाला है और 3 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आएंगी और 7 तारीख को राहुल गांधी जी जो है वो रैलियों को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तो तमाम जो आज अमित शाह भी आएंगे पटना में और वो एनडीए के अलग अलग घटक दलों से बैठक करेंगे और चुनावी जो तैयारियां हो रही हैं, चुनाव के प्रचार की किस तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर इसका भी जायजा लेंगे। जी, दौर के मतदान के लिए। जी रवींद्र, बहुत बहुत शुक्रिया रवींद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। आज तमाम बड़े दलों की रैलियां हैं, आज नामांकन पत्रों की जांच भी होगी दूसरे दौर के लिए। अब तक करीब 650 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। जांच के बाद सामने आएगा कि इस दौर में कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। फिलहाल यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोतिहारी की मोती झील के संरक्षण का मुद्दा। कास्टिंग कर रहे हो तो हर जगह देखो, थिएटर में देखो, फिल्म में देखो, फ्रेंड्स में भी देखो। कभी कभी एक छोटा सा रोल है जो कोई नॉन एक्टर भी कर सकता है, जिसमें बहुत मज़ा आ सकता है अगर वो करे। नमस्कार, मैं हूँ नंदिनी श्रीकांत। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने धुआंधार प्रचार की रणनीति बनाई है। पार्टी ने अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी के मुताबिक बिहार के सियासी समर में सोनिया गांधी 9 और उपाध्यक्ष राहुल गांधी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। भागलपुर और गया जिले में 3 अक्टूबर की रैलियों से सोनिया गांधी कांग्रेस के प्रचार का आगाज करेंगी। साथ ही वो 17 अक्टूबर को भी रैली को संबोधित करेंगी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 7 अक्टूबर की रैली में प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वो 26 और 30 अक्टूबर को भी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है।
सोमवार को मुख्यमंत्री ने बेगूसराय के बछवाड़ा में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। विरोध का सुर है कि थम ही नहीं रहा। रोजाना बिहार से ऐसी खबरें आ रही हैं जब कोई ना कोई नेता नाराज होकर अपनी पार्टी के खिलाफ मुखर हो रहा है। टिकट बंटवारे के बाद ऐसे वाक्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा बवाल बीजेपी खेमे में हुआ है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू में भी तीखे विरोध दर्ज हो रहे हैं। पार्टियों पर टिकट बेचने तक के आरोप लग रहे हैं। टिकट 4 करोड़ में बेचने के काम किया और हमारा टिकट नहीं दिया। हम लोग चिंतित हैं। हम दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया। बगावती बोल बुलंद हैं, चाबी लेकर गंगा में बिक देंगे। लिहाजा अपनों से मिले इस दर्द को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। ये तीनों तस्वीरें चाहे अलग अलग हों, लेकिन मजमून एक ही है। वोट से इनको सरकार गिरा दिए हुए हैं, वैसे व्यक्ति के गठबंधन किए हैं। टिकट कटने से नाराजगी अब सरे बाजार है। जो कल तक पार्टी का चेहरा थे वो आज पार्टी से ही निष्कासित हैं। ऐसे लोग से गठबंधन घटिया गठबंधन किए हैं। ये हैं नगीना देवी। बेलसन से 2 बार एलजीपी विधायक रहीं नगीना देवी को इस दफा टिकट मिलना तो दूर, पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या नगीना देवी होंगे? अपना पहचान बता दिए। नाराजगी चरम पर है, लिहाजा पार्टी आला कमान इनके निशाने पर है। नगीना देवी की माने तो इनका टिकट बेचा गया है। हमारा टिकट 4 करोड़ में बेचने के काम किया और हमारा टिकट नहीं दिया। ये जो बहुत बड़ा एजेंट है, ISI का जो एजेंट है, जो 5 साल पहले केला बेचता था, अरबों खरबों में खेल रहा है। सीतामढ़ी के जनता जानता है और जन जन के जनता, सीतामढ़ी के खास करके आपको जनता बताएगी। नालंदा में बुलाई गई महापंचायत भी अपनों के ही खिलाफ है। इन लोगों की माने तो जेडीयू के आला नेताओं ने आश्वासन दिया था कि इस बार हरिनारायण सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन्हें आश्वासन टूटने का अफसोस है। इसलिए अब ये लोग खुद अपना नेता मैदान में उतार रहे हैं। बहुत चिंतनीय विषय है कि आफ्टर ऑल क्या कारण है कि कह कर के ये प्रत्याशी को फिर हम लोगों के बीच में थोप दिया गया, जिसको जिताना हम लोगों के लिए काफी कठिन है। कुछ यही हाल बीजेपी का भी है। रघुनाथपुर विधानसभा से टिकट कटने के बाद पार्टी विधायक विक्रम कुंवर नाराजगी के साथ जनता के बीच हैं। इनका आरोप है कि टिकट बंटवारे में धांधली हुई है और करोड़ों में खरीद फरोख्त की गई है। मैं जब पटना से दिल्ली गया, मुझसे नेताओं ने कहा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आपका टिकट क्लियर है, आप जाइए क्षेत्र में। हम दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया जाता है। मेरे समझ से परे की बात है कि कैसे मेरे टिकट कट गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्रिमिनल को आप ज्वाइन नहीं कराए और उसके पहले टिकट दे दिए, उसके बाद ज्वाइन कराए। इससे पहले आरा से सांसद आर.के. सिंह ने भी पार्टी पर रिश्तेदारों और दागी छवि वालों को टिकट देने के आरोप लगाए थे, जिसका दबी जुबान में शत्रुघ्न सिन्हा समर्थन करते हुए भी नजर आए। मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं पहले इसको पार्टी के दायरे के अंदर, पार्टी के भीतर, और मैंने बात की है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे साले सुभाष यादव ने भी उनकी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने बड़े भाई पप्पू यादव का साथ देने का मन बना लिया है। सुभाष यादव पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी में शामिल हो गए हैं। पप्पू यादव का साथ देने के लिए छोटे भाई के साथ साथ और भी कई नेता उनके साथ हो लिए हैं, जिनमें बिहार शरीफ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक पप्पू खान, मोकामा से एलजेपी उम्मीदवार नलिनी रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, गोविंदगंज से जेडीयू विधायक मीना देवी, पूर्व मंत्री शांति देवी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के भाई रघुपति सिंह भी शामिल हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। जहां जहां हमारे शुभचिंतक हैं बिहार के कोने कोने में, आज सभी लोग ज्वाइन किए हैं और भी लगातार
ज्वाइन करते रहेंगे इस पार्टी में और जन अधिकार पार्टी का झंडा को बुलंद करेंगे और पप्पू यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही हम लोग का संकल्प है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। आज आपको मिलाते हैं पूर्णिया के जियागाछी गांव के खास परिवार से। मिलजुल कर हर काम को निपटाने वाला ये परिवार मुखिया के इशारे पर ही वोट करता है। पूर्णिया जिले का जियागाछी गांव और ये है मोहम्मद नजीर का मकान। पहली नजर में आपको लगेगा कि इनके घर में कोई त्योहार मनाया जा रहा है या फिर दावत चल रही है। एक तरफ बड़े बड़े पतीले में बनता खाना तो दूसरी ओर बड़ी तादाद में जुटे लोग। लेकिन आपका अंदाजा गलत है। दरअसल ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं जो कई पीढ़ियों से साथ रह रहे हैं। इस अकेले घर में ही करीब 58 मतदाता हैं, जो चुनाव के समय इस परिवार को खास बना देता है। अधिकतर से हमारा समाज में संयुक्त परिवार ही अधिक से रहता है, क्योंकि मेरा चचेरा भाई सब से लेके 58 ऐसे ही 60 वोटर बनेगा। एक ही फैमिली में रहते हैं तो कोई भी काम होता है बढ़िया से होता है, अलग अलग होते हैं तो अलग अलग बंटवारा हो जाते हैं। नेता बोल रहा है कि ठीक है, बढ़िया है, इतना फैमिली चलते हैं, जितना समाज में जितना मिलजुल के रहिएगा उतना बढ़िया रहेगा। ये परिवार गांव के मुखिया के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। घर के युवा वोटर परिवार के मुखिया से उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बाद ये लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कौन से उम्मीदवार को वोट दिया जाए। लेकिन अंतिम फैसला परिवार के मुखिया मोहम्मद नजीर का होता है, जिसे परिवार के सभी सदस्य मानते हैं। इलेक्शन के टाइम में कैंडिडेट हर वक्त नहीं आते हैं। जब इलेक्शन की बारी आ जाती है उससे 10 दिन पहले 15 दिन पहले कभी कब आते हैं, वो देख लेते हैं और हम लोग वोट जो देते हैं देखते हैं ऊपर में कौन ढंग का काम करते हैं। गार्जियन जो कहते हैं, जिसको देने के लिए कहती है उसी को देते हैं। जिस पार्टी को डालना चाहे बोलेंगे वही को डालेंगे। ये लोग मिलजुल कर करीब 30 बीघे जमीन पर खेती करते हैं, जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। इलाके में ये परिवार अपनी एकता का मिसाल है और चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मोतिहारी जिले की पहचान रही मोती झील अतिक्रमण और उपेक्षा के चलते अब अपने वजूद के संकट से जूझ रही है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि मोती झील के संरक्षण के तमाम दावे करते हैं, लेकिन झील की बदहाली कुछ और ही कहानी बयां करती है। हालांकि शहर के कुछ लोगों ने इसे बचाने के लिए एक समिति भी बनाई है। इस बार विधानसभा चुनाव में मोती झील का संरक्षण एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। चारों ओर फैली जलकुंभी को देखकर शायद ही अंदाजा हो कि एक झील है। उस पर आसपास मकानों के अतिक्रमण के चलते झील अब बामुश्किल से ही नजर आती है। ये मोतिहारी की मशहूर मोती झील है, जिसके नाम पर ही मोतिहारी शहर का नाम पड़ा। किसी जमाने में गंडक नदी की पुरानी धारा से इस झील का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि करीब 400 एकड़ में फैली इस झील में कभी मोती मिला करते थे। आज तक शासन और प्रशासन कुछ नहीं किया, इसलिए मोतिहारी की आम जनता मोती झील बचाओ अभियान समिति के कंधा से कंधा मिला के इस लड़ाई को और आगे तक ले जाए, तभी मोती झील का विकास होगा। अपनी बदहाली पर आंसू बहाती इस झील में अब मोती नहीं मिलते। भूमाफिया और प्रशासन की उपेक्षा के चलते ये झील तेजी से सिकुड़ती जा रही है। झील के दायरे में मकानों का अतिक्रमण दिखाई देता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि झील में 30 फीट तक गहरा कचरा जमा हो गया है। मकानों से आने वाले गंदे पानी और कूड़े के चलते झील के अस्तित्व पर ही अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मोती झील का लोगों ने जो है इंक्रोचमेंट कर रखा है और मोती झील के किनारे किनारे जो सड़कों की दुकानें हैं वो एक एक्सीडेंट का कारण बनने वाला है। ये एक दिन भयानक हादसा होगा, जो एक्सीडेंट होगा, जो काफी लोग जो है इसमें इंजर्ड होंगे। झील के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने फंड भी दिया,
लेकिन नतीजा सिफर रहा। प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए गंभीर कोशिशों की कमी भी साफ दिखाई देती है। स्थानीय जल प्रतिनिधि झील की दुर्दशा के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। नीतीश जी की सरकार ने इस पर काफी काम किया और माननीय मुख्यमंत्री आए भी और देखे भी, और उन्होंने इसको कहा भी प्रकृति का देन है शहर को, इसको हम आगे डेवलप करेंगे, और जा करके इस पर कार्रवाई भी किया, राशि भी अलॉट किया। लेकिन भारत सरकार जो राशि देने वाली थी उसने इसको अपने मातहत लेकर के इसका विकास करना चाहा। मोती झील तो मोतिहारी का सौंदर्य है, बचपन से देखी हूँ, आज भी वो बहुत खूबसूरत है अगर उसकी सफाई ढंग से हो। सरकार चाहे जिसकी भी हो, उनका कर्तव्य बनता है कि मांग कर कोष लाएं और उसकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा, उसकी सफाई करें। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ विकास और विकास होता है, और राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से आए दिन अतिक्रमण करते जा रहे हैं, पूरे मोती झील के मूल स्वरूप को तबाह करके रख दिए हैं। हालांकि शहर के लोगों ने मोती झील को बचाने के लिए मोती झील बचाओ समिति भी बनाई है। इसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पिछले 1 साल से जब से मोती झील बचाओ अभियान समिति का गठन हुआ, तब से मोती झील बचाओ अभियान समिति अपने कम संसाधनों के बावजूद हमेशा प्रयासरत है ताकि इस बदहाली पर चर्चा हो और इसकी स्थिति सुधर सके। बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद, सबों से हम लोगों ने मिला, अब डिबेट भी किया, सबों ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मोती झील के संरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी खास पेशकश आप देख सकते हैं सोमवार से शनिवार रात 7:30 बजे और 10:30 बजे, साथ ही सुबह 7 बजे और 11 बजे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।